नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इम्प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में। इम्प्लांट ब्रीडिंग एक इरास्मस मुंडस फंडेड जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम है और ये फुल्ली फंडेड प्रोग्राम है और फर्दर इंफॉर्मेशन इसकी हम स्टेप बाय स्टेप इन टॉपिक्स में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम है क्या, फिर उसके बाद में इस प्रोग्राम को क्यों फंडिंग दी जा रही है और इरास्मस मुंडस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस इम्प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम को फंड क्यों कर रहा है और इसके पीछे भी क्या रीज़न है, वो सब हम यहाँ इस टॉपिक में देखेंगे। जस्टिफिकेशन एंड रेशनल वाला जो पार्ट है इसमें, और फिर उसके बाद में जो फ्यूचर प्रोफेशनल जर्नी जो एस्पायरेंट जो इस प्रोग्राम से जो पास आउट हैं वो एलुमनाई क्या कर रहे हैं, या फिर यूं कहो कि जो पास आउट होंगे तो वो उनका जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर है वो क्या रह सकता है। फिर इसमें इस प्रोग्राम को अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो वो हम इस स्टेप में देखेंगे। और फिर उसके बाद में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं इम्प्लांट ब्रीडिंग कंसोर्टियम की तरफ से, तो वो देखेंगे और देन फाइनल में हमारे क्लोजिंग रिमार्क्स रहेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है और किन के लिए बना हुआ है। सबसे पहले प्रोग्राम को लेके जैसे अपन बात कर रहे थे कि प्रोग्राम क्या है, ये एक इरास्मस मुंडस फंडेड जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। इसका क्या मतलब हुआ, जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम क्या हुआ कि जो आपकी डिग्री है, जो मास्टर डिग्री होगी आपको, वो एटलीस्ट 2 यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगी। फर्स्ट ईयर आप किसी एक यूनिवर्सिटी में रहोगे और सेकंड ईयर आप किसी एक यूनिवर्सिटी में रहोगे। तो जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट ईयर है वो आपका किसी एक यूनिवर्सिटी में होगा, सेकंड ईयर आपका किसी एक यूनिवर्सिटी में होगा, और जो आपकी फाइनल मास्टर डिग्री होगी वो आपको अवार्ड की जाएगी 2 यूनिवर्सिटीज़ की तरह जॉइंटली, मतलब। तो इस वजह से इसको जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं। तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम तो मास्टर इसलिए लिखा हुआ है, तो जॉइंट का मेन मतलब यहाँ पे इस तरीके से बैठता है। और इरास्मस मुंडस मतलब इरास्मस मुंडस जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंडर ये प्रोग्राम आता है। तो इस तरीके से इसका ये नाम रखा हुआ है। सेकंड, प्रोग्राम के जो एम को लेके अगर बात करें हम, इस प्रोग्राम का एम क्या है, क्यों ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो या फिर यूं कहो कि जब स्टूडेंट पास आउट हो जाता है तो उसमें क्या एक्सपेक्टेड कैपेसिटीज बिल्डअप हो पाती हैं इस सेकंड प्रोग्राम के एम को लेके बात करें तो जो प्रोग्राम डिजाइनिंग कमेटी है वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि जैसे स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होगा, इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेगा, इस मास्टर डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करेगा इम्प्लांट ब्रीडिंग को, तो उसमें क्या क्या कैपेसिटीज मतलब बिल्डअप होंगी इस प्रोग्राम के थ्रू। सबसे पहले तो ये जैसे प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन किसमें है आपका, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में। तो टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज हैं आपकी प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में होंगी, प्लस फर्दर इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं जैसे मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स हैं, उस पर भी ये प्रोग्राम फोकस करेगा आपके। फिर उसके बाद में लैंग्वेज स्किल्स हैं। वैसे तो मीडियम इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का इंग्लिश है, लेकिन उसके साथ साथ में अदर लैंग्वेज का भी इसमें इंक्लूजन रहेगा। वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप किसी दूसरी और कंट्री में जब जाओगे, तो जैसे फ्रांस में अगर आपका 1 साल फ्रांस में हुआ, आप मतलब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, तो उस टाइम आप फ्रेंच भी सीख सकते हो। तो ये भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। स्पेन में हो तो स्पेनिश सीख सकते हो, इटली में तो आप इटालियन सीख सकते हो। तो ये लैंग्वेज कंपोनेंट भी इसमें है। फर्दर कल को आने वाले टाइम में जब आप इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी तरीके से कोई भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो ये चीज़ें, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ का कल्चर एक्सप्लोर कर रखा है, यहाँ की लैंग्वेज सीख रखी है। तो कल को जो कोलैबोरेशन है या फिर जॉब भी अगर आप वहाँ पे करना चाहें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ये चीज़। फिर उसके बाद में इंटरकल्चरल स्किल्स हैं आपको, ये भी बिल्डअप किए जाएंगे आपके इस प्रोग्राम के थ्रू। और भी काफ़ी सारे इसमें कंपोनेंट हैं, जैसे लॉ से रिलेटेड है, तो आपको जो सीड से रिलेटेड जो इंटरनेशनल लॉज हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, स्पेशली प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में अगर देखें
तो उससे रिलेटेड जो लॉज हैं तो आपको उसके बारे में भी नॉलेज इसमें रहेगा। प्लस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपके साथ में सेशन करेंगे ताकि आपको ये पता चल पाए कि इंडस्ट्रीज़ में जो सीड इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है करंट टाइम में और आने वाले फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाली है। तो उसी की बेसिस पे आप अपनी कॉम्पिटेंसीज हैं और स्किल्स हैं वो फर्दर बिल्डअप कर सकेंगे। तो आपके प्रॉपर ओरिएंटेशन रहेगा इसमें। सिर्फ आपको टेक्निकल स्किल्स ना देखे वो तो है ही, इसमें साथ में मैनेजमेंट स्किल्स हैं और मतलब पूरा फ्यूचर को लेके भी ओरिएंटेशन इस प्रोग्राम में रहने वाला है। तो ये इस प्रोग्राम का एम है। इस तरीके से वो आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं वो बिल्डअप करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। फर्दर इससे क्या होने वाला है, जैसे आप मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट करते हो आपकी कॉम्पिटेंसीज जैसे हमने यहाँ पे बात की थी तो उनमें आप मतलब अच्छे हो जाते हो, आपकी अच्छी कैपेसिटीज हो जाती हैं। तो फर्दर फिर आने वाले फ्यूचर में आप क्या कर पाओगे कि जो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स रहते हैं कॉम्प्लेक्स और हाई डिमांडिंग जो जितने भी प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स रहते हैं आप उनको समझ भी पाएंगे कि किस तरीके से कौन सा प्रोग्राम और प्रोजेक्ट है स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से वर्क कर रहा है और साथ ही साथ में आप उनको मैनेज भी कर पाओगे आने वाले टाइम में। तो ये आप में मतलब स्किल्स आने वाले टाइम में आप देख सकते हो पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से भी आप में ये कॉम्पिटेंसीज आने वाली हैं अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू जाते हो। जैसे इमीडिएटली जैसे आप प्रोग्राम कंप्लीट करोगे तो ये स्किल्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद में फर्दर आप थोड़ा वर्क एक्सपोजर लोगे तो उसके बाद में आप इस लेवल में पहुंच जाओगे और उसके बाद में फर्दर और ग्रो करते रहोगे। तो ये इस प्रोग्राम का एम हम कह सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग में और जो हाईली मोटिवेटेड यंग लोग हैं उनमें। तो यूनिवर्सिटीज़ इसमें कौन सी हैं, जैसे हमने पहले बात की थी कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें कोलैबोरेट कर रही हैं। तो ये बोकू यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रिया से, फिर उसके बाद में मेट हंगरी से है और सलू यूनिवर्सिटी है वो स्वीडन से, स्वीडिश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो उमिल ये मिलानो यानी कि इटली से है। उनिला साले और इसको लास्ट भी बोल देते हैं और ये फ्रांस से है। और फिर लास्ट में यहाँ पे जो 6 नंबर पे जो इस कंसोर्टियम का पार्ट है, कंसोर्टियम का मतलब ये हुआ कि इन 6 या 6 यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है और ये इम्प्लांट ब्रीडिंग एक कंसोर्टियम है, एक जॉइंट एफर्ट है इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। तो ये कंसोर्टियम जो है वो जॉइंट एफर्ट है इन 6 यूनिवर्सिटीज़ का। छठी यूनिवर्सिटी जो है यूपीवी वैलेंसिया से है और ये एक स्पेनिश यूनिवर्सिटी है। ये स्पेनिश है, ये स्वीडिश यूनिवर्सिटी है। ये स्वीडन से, ये स्पेन से, ये फ्रांस से और ये इटली से और ये हंगरी से, ये ऑस्ट्रिया से और ये फिर हमने पहले जैसे बताया था ये स्पेन से। तो इस तरीके से ये 6 यूनिवर्सिटीज़ ने मिलके इस कंसोर्टियम को प्रिपेयर किया, इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया और उसको फंडिंग किसने दी? इरास्मस ने। तो ये 6 यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके से मिलके इस प्रोग्राम को इन्होंने डिज़ाइन किया और इसको एग्जीक्यूट कर रही हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि जो मोबिलिटी ट्रैक्स हैं वो क्या क्या है। मोबिलिटी ट्रैक्स का क्या मतलब हुआ कि आप फर्स्ट ईयर में क्या आपके पास में ऑप्शन रहेंगे, किन किन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हो और सेकेंड ईयर में आप किन किन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में आप जैसे उनिला साले लास जो फ्रेंच है, फ्रांस में आप स्टडी कर सकते हो या फिर आपके पास में मेट यूनिवर्सिटी हंगरी का ऑप्शन है, ये भी आप चूज़ कर सकते हो या फिर सल्लू स्वीडिश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, इसको स्वीडन में, ये भी आप चूज़ कर सकते हो।
तो पहले साल में आपके पास में 1, 2 और 3 ऑप्शन रहने वाले हैं। आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। और जो सेकेंड ईयर है उसमें जो ऑप्शन रहेंगे आपके, वो डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट ईयर में कौन सा ऑप्शन चूज किया है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में लास्ट चूज किया है यूनिला सैले फ्रांस में, तो आप बोकू में जा सकते हो, ठीक है। अगर आपने मेट चूज किया तो भी आप बोकू में जा सकते हो, और अगर आप सल्लू आपने चूज किया है तो भी आप बोकू में जा सकते हो। कहने का मतलब आपने इन तीनों में से कोई भी फर्स्ट ईयर में कोई भी यूनिवर्सिटी चूज की तो आप सेकंड ईयर में बोकू में जा सकते हो, आपके पास में ये ऑप्शन है। सेकंड जो यहाँ पे ऑप्शन है तो वो भी इसी तरीके से, आपने फर्स्ट ईयर में इन तीनों में से कोई भी एक चूज किया तो आपके पास में ऑप्शन रहता है यूपीवी में आप जा सकते हो। पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ वैलेंसिया में आप जा सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में आपने इन दोनों में से कोई भी चूज किया तो सेकंड ईयर आपका स्पेन में भी हो सकता है और यूपीवी में। फिर जो थर्ड पॉसिबिलिटी है सेकंड ईयर में, तो इसमें यहाँ थोड़ा सा देखने लायक है कि आप अगर सेकंड ईयर अपना इटली में करना चाहते हो, यानी कि मिलानो में, उमिल मिलानो में अगर करना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट ईयर में यूनिला सैले या फिर सलू ही चूज कर सकते हो। या तो ये चूज कर सकते हो या फिर ये चूज कर सकते हो। अगर आपने मेट चूज किया हुआ है फर्स्ट ईयर में तो सेकंड ईयर में आप उमिल में नहीं जा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में फोर्थ जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड ईयर में इन्होंने, अगर आपने सलू यूनिवर्सिटी चूज की है फर्स्ट ईयर में स्वीडन में, अगर आपने फर्स्ट ईयर अपना स्वीडन में कंप्लीट किया है तो देन आपका जो सेकंड ईयर है वो यूनिला सैले में हो सकता है। तो इस तरीके से ये मोबिलिटी ट्रैक है। तो ये आपके पास में फर्स्ट ईयर के ऑप्शन है। यहाँ पे जो जितने भी हमने यहाँ ये दे रखे हैं, ये 3 जो ऑप्शन है आपके पास में, ये फर्स्ट ईयर के ऑप्शन है। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट ईयर के ऑप्शन जो आपने चूज किए हैं उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे सेकंड ईयर के ऑप्शन मिलते हैं, थर्ड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के ऑप्शन मिलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंस मैनेजमेंट है वो किस तरीके से इसमें रहता है, कितना कॉस्ट है प्रोग्राम का और कितनी फंडिंग है इसमें। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू भी जा सकते हो, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे एज ए सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट की तरह वैसे भी जा सकते हो। तो सबसे पहले ये फुली फंडेड वाला ऑप्शन है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो फुली फंडेड में क्या रहेगा कि आपको 37,000 से लेके 48,000 यूरो के बीच में अमाउंट मिलेगी। तो ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इसमें एक टर्म यूज कर रखी है उन्होंने, प्रोग्राम कंट्रीज, और जो दूसरी हैं वो हैं पार्टनर कंट्रीज। तो प्रोग्राम कंट्रीज कौन से हैं, जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं जो कंट्रीज, वो प्रोग्राम कंट्रीज में इंक्लूड की गई हैं। और उनमें जो ट्यूशन फीस है वो रहेगी 4500 यूरो, यानी कि 4,500 यूरो सेमेस्टर की फीस है। तो इस वजह से, क्योंकि उनको फीस कम पे करनी पड़ रही है, और जो पार्टनर कंट्रीज हैं, एक बार थोड़ा सा मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं, तो बाकी जो जितनी भी कंट्रीज हैं जो प्रोग्राम कंट्रीज में नहीं आ रही, वो सारी प्रोग्राम कंट्रीज में, पार्टनर कंट्रीज में मानी जा सकती हैं। और इनमें जो ट्यूशन फीस है पर सेमेस्टर तो वो रहेगी 9,000 यूरो के आसपास। 9,000 यूरो ही है एग्जैक्टली, आसपास नहीं, 9,000 यूरो ही एग्जैक्टली है। तो इस वजह से जो पार्टनर्स कंट्री के जो स्टूडेंट हैं उनको फंडिंग ज़्यादा दी जा रही है, क्योंकि उनकी ट्यूशन फीस ज़्यादा है, ताकि उसको वेव किया जा सके फुल्ली, है ना। और जो प्रोग्राम कंट्रीज हैं उनमें जो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फीस है वो कम है, इस वजह से उनको स्कॉलरशिप कम दी जा रही है, क्योंकि उनकी ट्यूशन फीस कम है इस वजह से। तो ये डिफरेंस आप यहाँ पे भी देख सकते हो।
और इसके अलावा भी कुछ और थोड़े बहुत जो एक्सपेंसेस हैं उनमें फ़र्क है पार्टनर और जो प्रोग्राम कंट्रीज़ के स्टूडेंट हैं, तो इस वजह से ये लगभग 11,000 यूरो का गैप है इसमें। तो ये इस तरीके से पार्टनर कंट्रीज़ के स्टूडेंट के लिए और प्रोग्राम कंट्रीज़ के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप रहने वाली है। अब हम देखते हैं कि जो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट हैं, अगर कोई मतलब बिना स्कॉलरशिप के जाना चाहे या कोई अदर स्कॉलरशिप के थ्रू जाना चाहे इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के अलावा, तो उनको कितनी मतलब बजट जो है दिमाग में रखने की ज़रूरत है। उनको लगभग 30,000 यूरो से लेके 40,000 यूरो के आसपास बजट अपने माइंड में रखने की ज़रूरत है। इतना मैनेज आपको करना पड़ेगा इस प्रोग्राम के लिए। तो वही जो डिफरेंस है वही ट्यूशन फीस की वजह से है। अगर आप प्रोग्राम कंट्री से हैं, अगर आप यूरोपियन यूनियन आपकी कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो तब तो आप 30,000 यूरो अगर आप इतना फंड मैनेज कर रहे हैं, 30,000 यूरो मैनेज कर रहे हो तो इनफ होगा। और अगर आप पार्टनर कंट्री से हैं तो तब उस केस में आपको 40,000 यूरो फंड मैनेज करना होगा इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये बेसिकली इसमें हम डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ हम फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू जा रहे हैं और यहाँ पे हम एज ए सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट या फिर कोई अदर स्कॉलरशिप के थ्रू जा रहे हैं जो इरास्मस की तरफ से प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, आपको उनकी तरफ से नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट हम अब देखते हैं जस्टिफिकेशन और रैशनल है कि इस प्रोग्राम को क्यों शुरू किया गया है। तो उससे पहले थोड़े से कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो उन पे हल्की सी नज़र डालते हैं कि ये एफएओ का एस्टिमेशन है। एफएओ का एस्टिमेशन है कि आने वाले लगभग 28 से 30 साल में 28 साल में हम 9 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो 9 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। और जितने हम लोग होंगे उस टाइम पे, जैसे 9 बिलियन जब हम हो जाएंगे, 9 बिलियन हो जाएंगे, तो उनको सबको फीड करने के लिए यानी कि फूड सिक्योरिटी के लिए हमें जो हमारी जो करंट प्रोडक्टिविटी है उसको ऑलमोस्ट 75% इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, पर यूनिट एरिया के हिसाब से हमें 75% जो हमारा प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये एक फैक्ट आप यहाँ पे याद रखिए। इनकी हमें बाद में हम इनको लिंक करेंगे आपस में किस तरीके से कहाँ पे ये काम आएंगे। सेकंड, अगर आप थोड़ा सा मतलब ग्लोबल डिस्कोर्स वगैरह पे ध्यान देते होगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि अभी करंटली जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो मेजर चैलेंजेस हैं, वो फर्स्ट तो अभी फूड इनसिक्योरिटी को लेके है और आने वाले टाइम में ये और बढ़ जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। सेकंड, क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा आज के टाइम में हमारे लिए चैलेंज हो चुका है। और तीसरा, अगर हम बात करें कि अनसस्टेनेबल और इनएफिशिएंट जो यूज़ है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, लैंड है, वाटर है, एयर है, इनका, तो ये भी हमारे लिए एक ग्लोबल चैलेंज बना हुआ है आज के टाइम में। तो सेकंड, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, फिर हम इनको लिंक करेंगे आगे। थर्ड, एक रिपोर्ट है नेलपा की तरफ से 2016 में ये उन्होंने पब्लिश की थी और इसमें बताया गया है कि पिछले 15 साल में प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स ने पिछले 15 साल में प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में यूरोप में क्या कंट्रीब्यूशन किया है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, स्पेशली जो एरेबल एरियाज हैं यूरोप के, वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन किया है। पहला जो था इसकी प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का कंट्रीब्यूशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट 74% इंक्रीज हो गई है पिछले 15 साल में। पहली चीज ये है यहाँ पे नोट करने लायक। दूसरी कि जो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है उसको अवॉइड किया, कितने को, लगभग 34 बिलियन टन। सेकंड, फिर उसके बाद में 55 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर है वो सेव किया गया। इस तरीके के इनोवेशन जो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से रिलेटेड जो इनोवेशन है उनकी वजह से, भले वो सीड्स में हो, इस तरीके के सीड डेवलप किए हैं उन्होंने, या फिर और भी मेथोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उनकी वजह से। तो ये थर्ड पॉइंट है इसमें।
और क्यूबिक मीटर का मतलब होता है 1000 लीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर है। फिर चौथा इसमें इनकी रिपोर्ट में एक पॉइंट और है कि 40,000 नई जॉब्स क्रिएट की गई हैं, किसकी वजह से, या डायरेक्टली अगर देखें तो किस वजह से, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स जो सब्जेक्ट है इसकी वजह से। तो अब यहाँ पे ये जो फैक्ट्स हैं इसको हम रिलेट करके देखते हैं कि हमें आने वाले टाइम में या करंटली जो चैलेंजेस हैं उसमें प्लांट ब्रीडिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कंट्रीब्यूट कर भी रही है कुछ कुछ जगह पे, और फर्दर और पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा सिमिलरली अगर हम दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखें तो वहाँ पे भी हमें प्रोडक्टिविटी और बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट जो वैरायटीज हैं हमने जो डेवलप की हैं उनकी वजह से बहुत हेल्प हुई है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स है वो प्रोडक्टिविटी में भी हमें फर्दर हेल्प करने वाला है। फिर उसके बाद में हमारे एनवायरनमेंट या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी उनका भी सस्टेनेबल जो यूज़ है और इफिशिएंट जो यूज़ है उसमें भी हेल्प करने वाला है। यहाँ पे वाटर का भी देख सकते हैं। और तीसरा जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी फर्दर हमें देने वाला है। तो इस वजह से प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंस पहले भी ज़्यादा रही है, इसने काफ़ी प्रूव किया है और आने वाले टाइम में फर्दर और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हम देख सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं तो ये किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स है काफ़ी पोटेंशियल एरिया है, इस पे फर्दर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है रिसोर्सेज को, और ताकि हम जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो मेजर ग्लोबल चैलेंजेस हैं, इनसे ओवरकम कर सकें या इनको मिटिगेट कर सकें। हम यहाँ देख रहे थे कि किस तरीके से जो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स है उसने कंट्रीब्यूट किया है और पोटेंशियल है कंट्रीब्यूट करने के फर्दर। तो इनकी तरफ से जो स्ट्रेटेजिक हाइपोथेसिस है वो क्या है, जो इन प्लांट ब्रीडिंग कंसोर्टियम है उनकी तरफ से क्या स्ट्रेटेजिक हाइपोथेसिस है कि अगर वो ये करेंगे तो ये हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक हाइपोथेसिस का मैं थोड़ा सा बता दूं क्या मतलब था, यानी कि इफ अगर हम ये प्लस ये करें तो क्या हो जाएगा। तो उस तरीके से उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक हाइपोथेसिस बिल्डअप की है और वो जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और जो उनकी तरफ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ में जो करंट ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं जो पिछले स्लाइड में हमने देखे हैं उनसे ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या यहाँ पे सोचा कि अगर हम प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम डेवलप करते हैं, ठीक है, बहुत ही एडवांस प्रोग्राम डेवलप करते हैं जो उन्होंने किया इम्प्लांट ब्रीडिंग वाला। फिर उन्होंने कहा कि प्लस में अगर हम उसके साथ साथ में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें तो इन दोनों से क्या होगा। पहला, अगर हम प्लांट ब्रीडिंग में मास्टर प्रोग्राम डेवलप करें सब 6 की 6 यूनिवर्सिटीज मिलके, और फिर उसके बाद में साथ ही साथ में हम एरास्मस मुंडू से उनको स्कॉलरशिप भी दिलवा दें, तो इस तरीके का प्रोग्राम अगर हम तैयार करें तो क्या होगा यहाँ पे कि बहुत सारे जो मोटिवेटेड लोग हैं या मोटिवेटेड स्टूडेंट हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो क्या करेंगे, इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, और ये सही भी है अपने आप में भी। ये प्रोग्राम उन्होंने तैयार किया प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से रिलेटेड, प्लस स्कॉलरशिप भी देनी शुरू कर दी इस प्रोग्राम में। तो बहुत सारे जो मोटिवेटेड यंग स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम को में इंटरेस्ट दिखाते हैं और ज्वाइन भी करते हैं उसे हर साल, है ना। तो ये करने से उनको ये मिल रहा है। अब आगे फर्दर और देखते हैं कि इसमें और क्या लिंकेज है। प्लस में जो स्टूडेंट्स ने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया और उनकी अगर वो कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं 2 साल का जो मास्टर प्रोग्राम है उसमें, और कैपेसिटी बिल्डिंग किस चीज़ के लिए, जो हमने पहले डिस्कस की थी, व्हाट इज प्रोग्राम और व्हाट इज द एम ऑफ द प्रोग्राम, उस टॉपिक में हमने वहाँ पे देखा था कि सब्जेक्ट से रिलेटेड कैपेसिटीज़ हैं, फिर उसके बाद में मैनेजमेंट, लॉ और इस तरीके से इंटरकल्चरल स्किल्स हैं, लैंग्वेज है, सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके हमने जो बात की थी, तो उस चीज़ को लेके प्लस ये यहाँ पे इस 2 साल के मास्टर प्रोग्राम में आपकी कैपेसिटीज़ बिल्ड की जाती हैं।
तो ये दो चीजें जब मिल जाती हैं तो तब क्या होगा, आगे फर्दर रिजल्ट क्या होगा वो हम यहाँ पे आगे देखते हैं। तो इन दोनों चीजों के मिलने से क्या होगा यहाँ पे, जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट इन फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम ये दो करेंगे तो हमें ये मिलेगा, प्लस में अगर हम उसके साथ में इस चीज को और ऐड कर दें कि मास्टर प्रोग्राम में इन स्टूडेंट्स की, जो हमारे पास में स्टूडेंट्स आए हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्ड करें हम, जो अलग अलग एरियाज जो इस प्रोग्राम में मेंशन किए उनके लिए, तो आने वाले टाइम में ये जो स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होंगे वो क्या कर सकेंगे, वो फूड सिक्योरिटी में क्लाइमेट जो एक्शन है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए, और साथ ही साथ में सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये जो कंसोर्टियम है इसने जस्टिफाई किया अपने इस प्रोग्राम को, इरास्मस मुंडस से फंडिंग ली है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जस्टिफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं हम यूं कह सकते हैं कि जो ये 6 यूनिवर्सिटीज का कंसोर्टियम बना हुआ है, जो इनका जो ग्रुप है, तो इनका जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इनका जो ग्रुप है इन यूनिवर्सिटीज का, उसकी तरफ से ये जस्टिफिकेशन इरास्मस मुंडस को दिया गया, और फिर इरास्मस मुंडस ने इनको फंडिंग दी है। जो कुछ फंडिंग इस प्रोग्राम में यूज की जाती है डेवलपमेंट में और इन चीज़ों में, और कुछ फंडिंग जो है वो स्टूडेंट्स को दी जाती है जो ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम को। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इसका जस्टिफिकेशन क्या है प्रोग्राम का, कि ये प्रोग्राम क्यों बनाया गया और फिर इसमें फंडिंग क्यों दी जा रही है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट यहाँ से जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं वो क्या कर रहे हैं, या यूं कहो कि जो अभी एनरोल होंगे उनके लिए क्या फ्यूचर हो सकता है। तो वो टेक्निकल या फिर साइंटिफिक मैनेजर होंगे, प्लांट ब्रीडिंग और से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं उनमें। ये चीज़ हमने पहले भी बात की थी थोड़ी सी इसको लेके। और उनका स्पेसिफिक अगर रोल की बात करें, एग्जैक्टली वो क्या कर रहे होंगे, या तो उनमें से कुछ लोग तो मैथोलॉजी डेवलपमेंट में काम करेंगे, कुछ लोग टेक्निकल डेवलपमेंट में, कुछ लोग कल्टीवार डेवलपमेंट में, कुछ लोग सीड प्रोडक्शन और क्रॉप इंप्रूवमेंट में काम कर रहे होंगे, कुछ और रिलेवेंट रिसर्च और डेवलपमेंट पार्ट जो है उसमें काम कर रहे होंगे, या फिर इनमें से कुछ लोग जो हैं वो इंचार्ज होंगे लीगल मैटर्स में। लीगल मैटर्स किस चीज़ से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड। और ये कहाँ पे काम कर रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली सीड कंपनीज में, एग्रीकल्चर कंपनीज में, एग्री बेस्ड कंपनीज में, या फिर फूड कंपनीज में ये लोग काम कर रहे होंगे। और इनमें से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि इमीडिएटली मास्टर्स के बाद में पीएचडी प्रोग्राम के लिए ज्वाइन कर लें, अपने मतलब एक्सपर्टीज को और बढ़ाने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग कुछ टाइम का वर्क एक्सपीरियंस लें, जैसे मास्टर्स कंप्लीट की 2 से 3 साल का उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस लिया और फिर उसके बाद में पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करें। और या ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 3 साल तक का क्या मतलब मास्टर्स के बाद में वो हो सकता है कि मतलब प्रैक्टिशनर लाइफ में ही रहें, वो पीएचडी वगैरह परस्यू ना करें। ये इन पे डिपेंड करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं फ्यूचर प्रोफेशनल जर्नी को लेके। ये आपका एक्सपेक्टेड फ्यूचर होने वाला है अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो या इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हो, मास्टर प्रोग्राम को, इरास्मस मुंडस जो प्रोग्राम है उसे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए हमें और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो सबसे जो पहली चीज़ है इसमें एप्लीकेशन पीरियड की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो 2 एप्लीकेशन पीरियड है इसमें, एक तो राउंड 1 है और दूसरा राउंड 2 है। ये अगर आप स्कॉलरशिप के साथ में अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि अगर आप स्कॉलरशिप भी लेना चाहते हो, तो ये जो जॉइंट एप्लीकेशन होगी एडमिशन के लिए, एक तो मास्टर में एडमिशन के लिए होगी प्लस में स्कॉलरशिप के लिए भी होगी। तो सेपरेट से कोई एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप विद स्कॉलरशिप जाना चाहते हो तो आपको 12 जनवरी 2023 तक इसको अप्लाई कर देना होगा। और जो इसका
पीरियड है, यानी कि जो कब से स्टार्ट हुआ है, ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और ऑलमोस्ट हर साल लगभग ये 15 जनवरी के आसपास इसकी डेडलाइन होती है और 1 अक्टूबर के आसपास ये प्रोग्राम ओपन होता है हर साल। और सेकंड जो राउंड है, अगर आप मतलब आपके पास में कोई और स्कॉलरशिप है या फिर यूं कहो कि आपको इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है, आप या तो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट की तरह हैं या फिर कोई और अगर आपके पास में स्कॉलरशिप है, तो तब आपके लिए पीरियड ये ओपन होता है 15 जनवरी से लेके और 28 फरवरी तक। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप राउंड 1 में अप्लाई करो और ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप मतलब इसमें ना मिले, क्योंकि सभी को नहीं भी मिलती ना, तो आपको स्कॉलरशिप ना मिले तो तब वो आपसे पूछेंगे कि आप एज ए सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट अप्लाई करना चाहोगे। तो अगर आप उसमें यस कर देते हो तो फिर आपको अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो यही एप्लीकेशन आपकी इसमें कंसिडर कर ली जाती है और उसके बाद में आपको फाइनल रिजल्ट है वो दे दिया जाएगा। और लगभग 2 महीने के आसपास इसमें टाइम लगता है रिजल्ट आने में। ठीक है, जब आप अप्लाई कर देते हो तो लगभग 2 महीने के बाद में या 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये रिजल्ट आ जाएगा आपका कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट्स में, स्पेशली यहाँ पे एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनको 1 बाय 1 देख रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आपकी डिग्री होनी चाहिए, किसमें, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और किसमें, या तो एग्रीकल्चर में हो या एग्रोनॉमी में या फिर प्लांट बायोलॉजी में। यूजुअली इंडिया में हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर ही होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में एग्रोनॉमी में भी डिग्री मिलती है, तो इस वजह से ये एग्रोनॉमी भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। या फिर बायोटेक्नोलॉजी में हो आपकी, या फिर बायोकेमिस्ट्री में हो, जेनेटिक्स में भी हो सकती है, मॉलिक्यूलर बायोसाइंसेस में भी हो सकती है, और या फिर अदर रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं जैसे फॉरेस्ट्री हो गया या फिर अदर प्रोग्राम्स हैं, उसमें भी आपकी अगर डिग्री हो तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, मतलब वो रिलेवेंट है। या हॉर्टिकल्चर है, वो भी इससे रिलेवेंट है, तो उसमें भी आप अगर आपकी बैचलर है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो उनका मेजर जो फोकस है वो एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी को लेके है यहाँ पे। अगर आपकी एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी में डिग्री है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं सेलेक्ट होने के इस प्रोग्राम के लिए। सेकेंड चीज़ रहती है कि कई बार आपकी तरफ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं अभी 4th ईयर में हूँ तो क्या मैं प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। कुछ प्रोग्राम अलाउ नहीं करते हैं आपको जब तक आपके पास में आपकी जो डिग्री है वो नहीं आ चुकी है, यानी कि आपने डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं की है। तो कुछ प्रोग्राम उसके लिए नहीं अलाउ करते हैं, जब तक आपके पास में डिग्री नहीं है तो तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन इस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आपके जो 6 सेमेस्टर तक की जो मार्कशीट है उसको आप ट्रांसक्रिप्ट की तरह यूज़ कर सकते हो, और पीडीसी की जगह आप एनरोलमेंट जो सर्टिफिकेट होता है आपका, भी आपने इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में आप ऑलरेडी एनरोल हो, बैचलर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें अगर आप एनरोल हो तो आप उसका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपना लगा सकते हो। तो वो भी एक प्रूव हो जाएगा कि आप स्टडी कर रहे हो और थोड़े टाइम के बाद में आपका ये जो बैचलर प्रोग्राम है वो ख़त्म होने वाला है और 6 सेमेस्टर तक की मार्कशीट आपके पास में ऑलरेडी है। तो आप इस तरीके से आप 4th ईयर में रहते हुए भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये मेंशन भी की हुई है ये चीज़, और ट्रांसक्रिप्ट का भी हमने यहाँ पे दे रखा है, मतलब 6 सेमेस्टर तक की जो आपके मार्कशीट्स हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ही क्लियर कट मेंशन की हुई है उन्होंने कि प्रेफरेंस जो है वो उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी, तो इन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो, 4th ईयर में हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, करना चाहिए, ट्राई करके देखना चाहिए। नेक्स्ट इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, उसमें भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है उसको लेके। तो ये अलग अलग प्रूव आप दे सकते हो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो। ये क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम है वो इंग्लिश में होने वाला है, तो आपको लैंग्वेज तो चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। तो पहली जो चीज़ है वो यहाँ पे जैसे इन्होंने IELTS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए दे रखी है कि अगर आपके 6 बैंड हैं इसमें आइल्स में, आपने आइल्स में अपीयर हुए हो और आपके पास में 6 बैंड का TRF है अपना, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और ये प्रूफ चल जाएगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। या फिर एक टॉइक नाम से ये
एग्ज़ाम है, इसमें भी आप अप्लाई इस एग्ज़ाम के में अपीयर होके, और अगर आपके 785 जो पॉइंट्स हैं तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये रहता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। सो ये टॉफल से अलग है, लेकिन काफ़ी सिमिलर टेस्ट है, तो ये भी आप दे सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये, मतलब। तो अगर आपने अभी तक अपीयर नहीं किया है तो बेटर होगा कि आप या तो आइल्स चूज़ कर लें या फिर टॉफल चूज़ कर लें। टॉफल में आपको ये 3 अलग अलग उनके जो वेरिएंट है वो दे रखे हैं, उनमें क्या 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 स्कोर करना है। अगर आप पेपर बेस के लिए जा रहे हो तो 577 है, फिर उसके बाद में कंप्यूटर बेस में जा रहे हो तो 233 है, और फिर अगर आप इंटरनेट बेस जा रहे हो तो उसमें 90 पॉइंट्स या 90 मार्क्स जो हैं आपके होने चाहिए ओवरऑल, और एटलीस्ट मतलब जो मिनिमम राइटिंग में जो आपका मार्क्स है वो 20 होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा भी आप इसको प्रूव कर सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को प्रूव कर सकते हो किस तरीके से, एग्जाम्शन लेटर के थ्रू। आप एग्जाम्शन लेटर ले सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी से, और जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ रहेगा कि जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो आपको पढ़ाने का जो माध्यम है लैंग्वेज की अगर बात करें, भाषा की अगर बात करें, तो वो इंग्लिश रहा हुआ है। तो अगर ये आपको अपने यूनिवर्सिटी से या आपके कॉलेज के जो डीन हैं उनकी तरफ से अगर ये मिल जाता है उनके लेटर हेड पे, तो ये भी आप इसको एज ए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना रहेगा कि एनरोलमेंट के टाइम पे आपको इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट उनको देना होगा। तो एप्लीकेशन तक के लिए ये चल जाएगा, लेकिन जब आप एनरोलमेंट करने के लिए जाओगे, भाई अगर आपका सिलेक्शन हो गया, लकीली आप सेलेक्ट हो गए और फंडिंग के थ्रू सेलेक्ट हो गए, तो उस टाइम में आपको एनरोलमेंट करना होगा, और एनरोलमेंट करने के लिए फिर उस टाइम पे आपको ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, इनमें से कोई एक चाहिए होगा। और एक स्पेशल और यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे रखी है कि हमने वहाँ पे देखा था कि अगर आप पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ वेलेंसिया में अगर आप जाना चाहते हो सेकेंड ईयर में, तो आपको स्पेनिश भी आनी चाहिए। और ये स्पेनिश आपको कब सीखनी है, आपको एप्लीकेशन के टाइम पे स्पेनिश सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फर्स्ट ईयर में होगे तो तब आपको स्पेनिश के कोर्स प्रोवाइड करवाएंगी। जो फर्स्ट ईयर जहाँ पे आपका होगा तो वो यूनिवर्सिटी आपको स्पेनिश में प्रोग्राम है वो अवेलेबल करवाएगी, या मतलब जो कोर्स है आप ताकि लर्न कर सको स्पेनिश, उसके लिए कोर्स आपका रहेगा। और सेकेंड ईयर शुरू होने से पहले पहले आपको स्पेनिश में B2 लेवल अचीव करना रहेगा। तो मतलब अच्छी प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए होगी स्पेनिश में, अगर आप सेकेंड ईयर स्पेन में करना चाहते हो UPV में। और अगर आप किसी अदर कंट्री में जा रहे हो सेकेंड ईयर में, तो तब आपको स्पेनिश सीखने की या कोई दूसरी और लैंग्वेज है जो उन कंट्रीज की, वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ कंडीशन तब है जब आप सेकेंड ईयर स्पेन में मतलब स्टडी करना चाहते हो। फिर उसके बाद में अदर डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे इसमें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर रहेगा। उनके प्री डिफाइंड 5 क्वेश्चंस हैं, और वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आप जब इम्प्लांट ब्रीडिंग की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे आप जब अप्लाई करना शुरू करोगे पोर्टल से, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस का आंसर देना है बेसिकली आपको वहाँ पे। तो ये एक तरीके का मोटिवेशन लेटर ही है। फिर उसके बाद में 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे आपको। और जो स्टूडेंट अभी मतलब अगर आप स्टूडेंट हो अभी, या मान लो जैसे 4th ईयर में हो या 4th ईयर जस्ट पास आउट ही हुए हो, तो तब दोनों के दोनों जो आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होने चाहिए। और अगर आप मतलब जॉब भी की है आपने, मान लो जैसे आपको 1 साल 1.5 साल हो गया बैचलर किए हुए, तो कुछ आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो उस केस में आप एक एकेडमिक से ले सकते हो, और दूसरा आप जो है आप अपने एम्प्लॉयर से भी ले सकते हो भी, जो आपका जो सीनियर ऑफिसर है तो वो भी आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकता है। तो इस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए दोनों ही एकेडमिक होने चाहिए। रेजिडेंसी प्रूफ का डॉक्यूमेंट है, और ये इसलिए कि आप कहाँ पे रह रहे हो अभी एग्जैक्टली,
तो उस चीज़ के प्रूव के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाना रहता है। काफ़ी सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर है, इसका ऑलरेडी उन्होंने जो सैंपल है वो अपलोड किया हुआ है, तो उसी को यूज़ करके आप कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। फिर सीवी है यूरोपास फॉर्मेट में, और फिर फाइनली आपका पासपोर्ट है। तो ये डॉक्यूमेंट मेनली इसमें आपको चाहिए, और इसके थ्रू आप इन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले वाले जो एकेडमिक और लैंग्वेज वाले हैं वो तो चाहिए ही, प्लस अदर डॉक्यूमेंट आपको ये चाहिए होंगे इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए। और जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो मैं दोबारा से बोल देता हूँ यहाँ पे कि आप गूगल पे जब सर्च करोगे इम्प्लांट ब्रीडिंग के नाम से, तो वहाँ पे आपको जो फर्स्ट जो सर्च मिलेगा उसमें ये थोड़ा चेक करके भी देख लेना। इम्प्लांट ब्रीडिंग इरास्मुस मुंडस जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम इस नाम से वेबसाइट रहेगी। तो वहाँ आपको एप्लीकेशन को लेके भी गाइडलाइन दी हुई है कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अभी ऑलमोस्ट फाइनल में हैं हम, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो इंग्लिश में ही होनी चाहिए, डेफिनेट सी बात है। और आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं वो इंग्लिश में ही होने चाहिए, यानी कि आपकी पीटीसी है और फिर उसके बाद में ट्रांसक्रिप्ट है और ये अदर डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे इंग्लिश में होने चाहिए, या फिर उनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ऑफिशियल वो साथ में आपको एनक्लोज करना है, अगर आपको डिग्री या फिर ट्रांसक्रिप्ट है वो किसी और लैंग्वेज में मिली हुई है तो उस केस में। और एक ही एप्लीकेशन हम अप्लाई कर सकते हैं एक प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही सेम स्टूडेंट 2 या 3 बार से इसी प्रोग्राम में अप्लाई करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो मतलब सिंगल एप्लीकेंट सिंगल एप्लीकेशन वो वाला सिस्टम है। लेकिन इरास्मुस के जो प्रोग्राम हैं, अलग अलग प्रोग्राम हैं, तो उनमें मैक्सिमम आप 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग का जैसे एक प्रोग्राम हो गया, इसके अलावा और भी 2 प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये पॉसिबल है इसमें। तो फाइनली क्लोजिंग रिमार्क्स है अभी, और प्रोग्राम है थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, लेकिन अप्लाई करना चाहिए। अगर आप प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो जाना चाहिए। थोड़ा सा इसमें कंपटीशन तो है ही, क्योंकि फुली फंडेड प्रोग्राम है और ओपन है, सभी के लिए है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं कि आप अगर इन कंट्री से हो तो तब आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये इस तरीके का नहीं है, ये ओपन प्रोग्राम है और प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में है, तो दूसरा ये भी फैक्टर है। तो मतलब काफ़ी कंपटीशन होने वाला है। और तीसरी जो चीज़ है बहुत ही मतलब मेन है कि स्कॉलरशिप मिलने वाली है आपको इस प्रोग्राम में। और चौथी चीज़, प्रोग्राम यूनिक भी है अपने आप में। इस तरीके का जो मास्टर लेवल का जो प्रोग्राम प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में नहीं है कोई इस तरीके का। और सेकंड, कोशिश कीजिएगा कि जैसे जो डेडलाइन है वो 12 जनवरी है, तो 7 से 8 जनवरी के आसपास तक आप इसको मैक्सिमम डेडलाइन लेके चलना। उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिए इस प्रोग्राम के लिए। और फिर थर्ड, इसमें अगर देखें, अगर आपको सपोर्ट चाहिए इस प्रोग्राम में एप्लीकेशन के लिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं और 1-to-1 सेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम फर्दर डिस्कस इस प्रोग्राम को लेके कर सकते हैं कि किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। तो हमारी वेबसाइट है www.studyabroadagriculture.com।
और इस प्रोग्राम के अलावा भी और जितने भी प्रोग्राम हैं एग्रीकल्चर में, जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में या फिर इरास्मस मुंडस के जो प्रोग्राम हैं, उन सब प्रोग्राम्स में हम मतलब स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा भी और किसी प्रोग्राम में अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके और फिर उसके बाद में 1-to-1 जो सेशन है उसके लिए बुक कर सकते हो, और फिर हम उसमें जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं वहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी भी जो एग्रीकल्चर एस्पायरेंट्स हैं जो जिनकी अच्छी प्रोफाइल, एकेडमिक भी अच्छे हैं और बाकी और भी उनके ओवरऑल प्रोफाइल जो है अच्छी स्ट्रॉन्ग है, तो उनके साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में इम्प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम की। तो फिर से धन्यवाद आपको यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।